बार बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। दुनिया पर मंडराते बहुत बड़े खतरे की बात करेंगे, वो खतरा जो मिडिल ईस्ट से शुरू हो रहा है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, वहां से कभी भी जंग की आग भड़क सकती है। एक और अमेरिका और इजराइल है, जबकि दूसरी ओर है ईरान, और इन दोनों के बीच में खाड़ी समेत पूरी दुनिया तनाव में है। हम आपको पूरी खबर बताएं, लेकिन उसके पहले अमेरिका की एक और धमकी आपको सुनाते हैं, किस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर धमकी दी है। As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई, अगर बात नहीं मानी ईरान ने, तो हमारा जो सैन्य बेड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है, ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके पहले हमने परमाणु ताकत छीन ली थी, और इस बार तो और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक बार फिर धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी सीना ताने खड़ा हुआ है। ईरान भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। आपको बताते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से जुड़े हुए जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आखिर क्या है, और बड़ी खबर, बड़ी जो जानकारियां सामने आई है। अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक होने जा रही है। बैठक में ईरान पर हमले के तरीके, हमले का समय और तारीख पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक के बाद ही ईरान पर हमले का एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो सकता है। उधर ईरान में आज क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इस क्रांति दिवस पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को इजराइल के दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की सलाह दी। अमेरिका से बातचीत के पहले ही ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ओमान में एक तरह से उनकी मौजूदगी है, और ये उनकी मौजूदगी कई मायनों में महत्वपूर्ण एक तरह से मानी जा रही है। बार बार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे इजराइल के दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की सलाह बार बार दी जा रही है। अमेरिका से बातचीत से पहले ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव ओमान पहुंचते हैं। मिडिल और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की आज बैठक, आज मुलाकात हो रही है। मिडिल ईस्ट में जंग के लिए अमेरिका ने तैयारियां तो पुख्ता कर रखी हैं, उसका सैन्य बेड़ा ये दर्शाता है, लेकिन अमेरिका को टेंशन थोड़ी ज्यादा है। अमेरिका को अपने जवानों के साथ साथ इजराइल और खाड़ी में मौजूद उनके जो मित्र देश हैं, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और यही वजह है कि अमेरिका कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब कतर के अल उदैद बेस की सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं, उससे बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब ये जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, उसमें पता चलता है कि अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल को स्थिर ठिकानों से हटा दिया है, मोबाइल ट्रक लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है। क्यों? ताकि उन्हें जंग की स्थिति में जल्द ही एक दूसरी जगह पर भेजा जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते समय सतर्क रहने के भी सिंपल से सीधे सीधे आदेश दे दिए हैं। अब इस दौरान जहाजों को ईरान के बॉर्डर से जितना संभव हो दूर रहने को भी कहा गया है, जो उनके कमर्शियल जहाज हैं। इसके अलावा ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है, उसकी बड़ी ताकत एक तरह से बनता हुआ नजर आता है। अब अमेरिका को आशंका है कि अगर वो सीधे हमला करता है तो यूरेनियम से रेडिएशन फैल सकता है, जिसका खामियाजा ये पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा और पश्चिमी एशिया तक उसका असर हो सकता है। अमेरिका को यह भी आशंका है कि अगर ईरान में अव्यवस्था फैलती है तो यूरेनियम गलत हाथों में जा सकता है, आतंकी संगठनों के पास जा सकता है, और उसका क्या वो इस्तेमाल करेंगे ये सोचा भी नहीं जा सकता। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 450 किलो यूरेनियम है, और यही बात है अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप संवर्धन इसको कम करें। ईरान ने बीच में शर्त रखी कि हम संवर्धन कम कर देंगे, आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा लीजिए। अब इस बीच ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियां पुख्ता कर ली। ईरान की सेना लगातार वॉर ड्रिल कर रही है, मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है, मिसाइलों को अंडरग्राउंड लॉन्चर्स पर लोड किया जा चुका है। ईरान ने समंदर में अपनी स्पीड बोट्स भी तैनात कर दी। खबरें हैं कि ईरान ने समंदर में ऐसे कंटेनर शिप्स उतारे हैं जिनके कंटेनर में मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं, और इनसे भी अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। समझिए, एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जानकारी यह है कि ईरान समंदर के ऊपर तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन समंदर के अंदर भी उसकी बड़ी तैयारी है।
ईरान ने समंदर के अंदर गहराई में कंटेनर शिप्स उतार दिए हैं और इनके कंटेनर में है मिसाइल लॉन्चर्स। यानी कि अगर अमेरिका की जो सेना है उन पर अटैक करने की कोशिश करती है या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो ये मिसाइल लॉन्चर्स काम कर देंगे अपना। अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। अब तक लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी ईरान को तोड़ नहीं पाए हैं, तो क्या अब ये परिस्थितियां तोड़ पाएंगी? साफ है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसकी मिसाइलें पूरे अरब जगत में तबाही मचा सकती हैं और ये जंग अब विश्व युद्ध में तब्दील होती हुई नजर आती है। इसीलिए बड़े सवाल, क्या अमेरिका ईरान की ताकत की वजह से जंग से बचना चाह रहा है? क्या ट्रंप खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर मानने लगे हैं? अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की आखिर जरूरत क्या थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए आपको मिलवाती हूँ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका सूद भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं शरदेंदु जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर शरदेंदु, सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हो जाती हैं आज की जो नजरें हैं या ये कहा जाए खबरों का मुख्य फोकस है, एक तरफ ईरान पर तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में, क्योंकि ईरान में आज क्रांति दिवस है। आयतुल्लाह अली खामनेई आखिर क्या कहते हैं? क्या आज ही वो युद्ध का ऐलान कर देंगे? और दूसरी तरफ इसी पूरे सीन के बीच, तनाव के बीच, नेतन्याहू पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, ईरान में जहां आयतुल्लाह खमेनी अपने देश को एड्रेस करेंगे और राष्ट्र को एकजुटता की डोर में बांधने की कोशिश करेंगे, जैसे कि तमाम प्रोटेस्टर अपने घर वापस जा सकें और वहां पे शांति की प्रक्रिया हो, लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो और उनकी जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ के उसकी डिमांडों को मानना पड़ेगा। और जहां तक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग का सवाल है, ये बहुपक्षीय, बहुत मल्टीफेसेट होने जा रही है मीटिंग। सबसे पहली बात तो इसमें डिसाइड होगा कि ईरान का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। क्या ईरान में जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या डिस्पोजल होगा, किस तरीके से ईरान के इस बढ़ते हुए कदम पे कंट्रोल किया जा सके, जिसमें कि उसका न्यूक्लियर प्लान शामिल है, वहां की बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो शामिल है, और साथ में जो अपने सपोर्टर्स को मदद करता है, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह, हमास शामिल है, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना, और साथ में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन चल रहे हैं, तमाम तरीके के वहां पे जो लोग प्रोटेस्टर थे जो जेल में हैं। जी जी, देखिए, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन तो हो ही रहा है, उसको लेकर भी तमाम तस्वीरें हैं। शायद किसी वजह से कनेक्शन टूट गया, लेकिन जल्दी से मैं आशीष सहाय जी का रुख कर रही हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, आप जरा इस बात को समझाइए, क्या आज ये कहा जाए वर्ल्ड वॉर 3 का जो डर है वो ट्रिगर पॉइंट या वो टर्निंग पॉइंट बस आज ही तय हो जाएगा? वॉशिंगटन की मीटिंग या ईरान का क्रांति दिवस? आशीष सहाय जी सर, प्लीज नैना, कैन यू हियर मी? यस यस सर। जी ओके, आज की जो दो डेवलपमेंट्स हैं, एक जो होने वाली है जो इजराइल एंड यूएस की मीटिंग, इसकी वजह से मुझे लगता है कि जैसा कि अनदर एनालिस्ट ने वर्ल्ड फोरम पे रखा था कि द वॉर इज इनएविटेबल बट नॉट इमिनेंट। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं होगा, कुछ दिनों का और वक्त मिलेगा। दो मेजर डेवलपमेंट जो आपके दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं। एक, वो जो एड्रेस होने वाला था इस्लामिक रिवॉल्यूशन के वर्षगांठ पे, वो एड्रेस अभी से कुछ वक्त पहले हो गया और सरप्राइजिंगली उसको ईरान के प्रेसिडेंट ने अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया, ना कि खुमैनी ने, जो कि एक बहुत ही क्यूरियस पॉइंट बनता है। ये पूरा रिवॉल्यूशन ही खुमैनी को पावर में लाया था और आज उन्होंने अपनी लोकेशन को नहीं दिखाया दुनिया के सामने। शायद वो पीछे से कोई स्टेटमेंट दे देंगे। अब ये सारा मुद्दा कंसंट्रेट हो रहा है वन ऑफ द 4 डिमांड्स। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन पे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, काफी पॉसिबल है, क्योंकि परसों वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के ये बोला है कि हम डाइल्यूशन ऑफ द एनरिचमेंट करने को तैयार हैं, सब्जेक्ट टू रिमूवल ऑफ सैंक्शंस। बहुत स्मार्टली उन्होंने एक नया क्लॉज लाया। अभी तक अमेरिका का सिंगल साइडेड डिमांड होता था कि हम अटैक नहीं करेंगे अगर आप न्यूक्लियर वेपन के लिए हमें प्रॉमिस कर दें, मिसाइल कंट्रोल प्रॉमिस कर दें, हमास का हेल्प प्रॉमिस कर दें।
तो अब उन्होंने रिवर्स एक डिमांड रखी है ईरान ने परसों कि हम न्यूक्लियर डीएस्केलेशन या अपने वेपन्स को, अपने यूरेनियम को डी एनरिच करने को तैयार हैं अगर आप सारे सैंक्शंस, ऑल दी सैंक्शंस आर रिमूव्ड। तो वो मुझे लगता है वर्कआउट कर जाएगा। दूसरा, सारा मुद्दा अब लेकर नैना आ रहा है मिसाइल कंट्रोल पे, और इसके वजह से आप देखें इसका मेजर रोल इसलिए है कि अभी तक इनकी जो कैरियर ग्रुप्स हैं वो ईरान से इतना डिस्टेंस रखी हैं कि उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो रिएक्शन का कोई टाइम नहीं देते हैं, और एक हिट भी अगर कर दिया इनके फ्रिगेट्स पे या इनके जंगी बेड़े पे, किसी भी शिप पे, चाहे वो लिंकन हो या कोई उसका अगल बगल का फ्रिगेट हो, तो एक बहुत मेजर मैसेज जाता है ईरान के फेवर में। तो इसीलिए अब ये फर्दर क्लोज इन नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह 2000 किलोमीटर की जो एक बैरियर लगा रखी है इन्होंने अपने क्लॉजेज में, अमेरिका ने, कि 2000 किलोमीटर से कम रेंज की मिसाइल रखें। ये इजराइल को सेव करने के लिए है, क्योंकि इजराइल का ईरान से डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, 2200-2300 किलोमीटर है। और उस रेंज की जितनी मिसाइल्स हैं ईरान के पास, उनका फ्लाइंग टाइम 2 घंटे से 4 घंटे तक है, जो कि इजराइल को काफी वक्त देगा अपना डोम को एक्टिवेट करने के लिए या काउंटर मेजर्स लेने के लिए। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो 13, 14, 15 मैक, मतलब साउंड की गति से 15 गुना ज्यादा तेज उड़ती हैं, उनको रोकना, और इंटरकॉन्टिनेंटल या बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं, उनको रोकना, और इस पर ईरान तैयार नहीं है। तो आज की ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता मोस्टली इसी पे चलेगी कि इसको कैसे इंक्लूड किया जाए, कैसे ईरान को इस पे रोका जा सके। एक बहुत क्यूरियस बात यह थी नैना कि आज मैं देख रहा था, इंटरनेशनली रिप्यूटेड एक रिपोर्टर हैं ड्यूसेट, बीबीसी की बहुत पुरानी रिपोर्टर है, उन्होंने ईरान के अंदर से पहली वीडियो रिपोर्ट भेजी है, जहां की मामला बहुत नॉर्मल सा दिख रहा था। इंटरनेट डिस्कनेक्शन के बाद या जिस तरह का डिजिटल ब्लैकआउट चल रहा था, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जो अपराइजिंग थी वो काफी कूल डाउन हो गई है ईरान में। तो अभी कुछ वक्त है इससे पहले कि कोई हमला हो पाए। नैना जी जी सर, ठीक है ठीक है। देखिए आशीष साहे जी बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझाया तो है, लेकिन अभी हम फिलहाल जो और तमाम तस्वीरें यहाँ पर नज़र आती हैं, डीके गुप्ता जी इस बात को ज़रा ये समझाइए कि आज जो वॉशिंगटन में बैठक हो रही है, यहाँ पर ये कहा जाए कि उस बैठक के बाद में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से एक शर्त ये रखी गई कि जो बार बार आप जिस संवर्धन की बात कर रहे हैं, ठीक है हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, हम उसको कमतर कर लेंगे। ईरान ने भी एक शर्त रख दी कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं, अमेरिका उसको कम कर ले। और क्या अमेरिका इस पर तैयार होगा? क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि सेकेंडरी सैंक्शन से भी बहुत ज्यादा ईरान प्रभावित है, और ये सैंक्शन तो इस कदर प्रभावित है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। तो क्या यहाँ पर ये कोई बातचीत का जरिया निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? डीके गुप्ता जी। जी 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 देखिए, एक बहुत क्लियर चीज है, ईरान जो है लूजिंग वार में जाएगा। वो जानता है कि अगर मेरी लड़ाई होती है तो मैं हारूंगा। हाँ, ये है कि मैं उसको जो है डीप मतलब एक्सटेंड कर सकता हूं और उसको अमेरिका एंगेज कर सकता है। लेकिन देखिए दोनों पक्ष, जो मेरी थ्योरी पिछले कई महीनों से चैनल पर चल रही है कि ईरान ने अमेरिका ने एक अपनी डॉक्ट्रिन बना रखी है बिल्कुल क्लियरली, इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, विन ऑन द वर्ल्ड, बट विदाउट एनी का, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे किसी के साथ भी उसने लड़ाई नहीं लड़नी है। और यहाँ पे जो डिले हो रहा है, जो डिप्लोमेसी चल रही है, केवल इसलिए चल रही है क्योंकि वो इजराइल के साथ जो उसका निगोशिएशन, देखिए इसमें इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच निगोशिएशन नहीं चल रहा है, इसमें अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहा है कि दोनों चाहते हैं कि विदाउट कॉस्ट जो है हमारी जो है डिप्लोमेसी वहां काम कर जाए। और इसलिए जो है यहाँ पे अमेरिका में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस पर इमिनेंट अटैक करे। हाँ, प्रेशर ग्रुप अमेरिका तो 2015 में जब ट्रंप ने 18 में JCPOA हटाया था, तभी से उसने प्रेशर गेम शुरू कर दिया था। और प्रेशर गेम के वजह से ही अमेरिका जो है आज इस पर चाहता है किसी तरह से मैं प्रेशर गेम करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है, यूएस बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट सोच रहा है, क्योंकि उसके एलाई इजराइल है तो ठीक है, उसके लिए वो काम कर रहा है, लेकिन वो पहले फॉरमोस्ट अपने पक्ष को रखना चाहता है ताकि मेरा वहां पे एक कंट्रोल जाए। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय है, उसमें एक ईरान जो है वो एक
रीजनल जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है अमेरिका के जो अब्राहम अकॉर्ड को स्थापित करने के लिए, जो इजराइल काम करता है, जो अमेरिका लिए काम करता है। इवन सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन सारे अमेरिका के साथ हैं, एक्सेप्ट इसके पास रीजन है उसका कि इसके पास रीजनल फोर्सेस हैं। रीजनल फोर्सेस जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, हाउदीज है यमन में, लेबनान में जो है हिजबुल्लाह है, इनकी वजह से अमेरिका को काफी सालों से परेशान करता रहा है, इजराइल के साथ देख ही रही है। तो वो सारा चीज एक ऐसा कि एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है ईरान, तो इसलिए इसको काबू में करना चाहता है। लेकिन अमेरिका एक बहुत लॉन्ग टर्म पे सोच भी रहा है कि चूंकि एक बड़ा देश है, जियोग्राफिकल लोकेशन इसकी अलग है, इसके साथ प्रॉक्सीज है, तो मैं इसके साथ ज्यादा इंगेज रखना चाहता हूं, हालांकि इसको जीतने के, क्योंकि इराक में इन लोगों ने देखा था, इराक के जीतने के बाद या इराक को लड़ाई इतनी लंबी खींची, उसके बाद क्या हुआ, ISIS आ गई। तो अगर यहां भी कुछ होता है तो आप एक फंडामेंटल चेंज नहीं ला सकते मिडिल ईस्ट में। तो ये सारी चीजें, अब देखिए ईरान भी क्या कर रहा है, ईरान की आज टोन देखिए, मैं 2-3 पॉइंट नोट किया हूं, मैं बता रहा हूं। ईरान ने जो पहले इजराइल के समय जब बोल रहा था कि मैं बात ही नहीं करूंगा IAEA से, आज अब बात करना शुरू कर दिया है, बोला मैं बात करूंगा। इनरिचमेंट के लिए बोला, कोई समझौता नहीं बोल रहा कि मैं अगर आप सैंक्शन हटाओगे तो ऐसा करूंगा। आज उनके राष्ट्रपति ने देखिए एक और चीज बोली, उन्होंने पहली बार क्षमा याचना किया है अपने जनता से कि आप लोगों के परिवारों के लोग मारे गए, उसमें पहली बार क्षमा याचना। दूसरी चीज और, एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन मैं करने के लिए तैयार हूं, वो IAEA के लिए सिंपली इजराइल के वार के दौरान मना कर दिया था। अब किसी भी टाइप का वेरिफिकेशन, इसका मतलब कि जो हमारे सामने दिख रहा है अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और वो उसकी वजह से ईरान जो है चाहता है कि नेगोशिएशन टेबल पे रहे, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ऑलरेडी इन्फ्लेशन जा चुका है, मेरे यहाँ बेरोजगारी है, इंटरनल मेरे यहाँ डिफरेंसेस हैं, और मेरे यहाँ मिडिल ईस्ट के लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं खलीफा बना रहा हूं सीरिया का, तो वो लोग भी कहेंगे अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपने घर के लंका भेदी ढाए वाली बात वहां पर भी है। और मुस्लिम देशों यही वजह है कि देखिए कहीं ना कहीं आपने जिस तरफ पॉइंट आउट किया है, AIAA का भी बार बार यही तो एक जिक्र किया जाता रहा है। ईरान को अब जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो घिरता हुआ नजर आता है, भले ही अमेरिका उस पर दबाव बना रहा हो। लेकिन हिमांशु सिंह, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को भी समझाइएगा कि तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। अमेरिका भी बखूबी जानता है मिडिल ईस्ट में अगर जरा सा भी कुछ हलचल होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ ईरान पर नहीं होगा, उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर होगा, उसका प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट पर, इवन पश्चिमी एशिया तक पहुंचेगा, और धीरे धीरे इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया उसकी जद में आएगी। चाहे बात यहाँ पे यूरेनियम संवर्धन का डर हो या बाकी अन्य चीजों का। यही वजह है कि इतने बड़ी सैन्य ताकत को वहां पर तैनात करके शक्ति प्रदर्शन और दबाव तो बनाया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लेने से बच रहा है अमेरिका। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए नैना, आपका सवाल जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, और लेट मी एक्सप्लेन कि अमेरिका जो चाह रहा है ना इस समय, वो तीन समीकरणों पे काम कर रहा है। पहली चीज है कि सैन्य उपस्थिति बनाए रखना, दूसरा है कूटनीति की खिड़की खुली रखना, और तीसरा है जो उसके सहयोगी है उनको आश्वस्त रखना। ईरान के आसपास अमेरिका के 20 सैनिक बेस हैं, और उसने इस समय वहां पर थार और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम जो है लॉन्च कर दिए हैं। तो ये जो बातचीत चल रही है इस समय इजराइल और अमेरिका के बीच में, इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक डिले करके वहां पर और भी अपनी तैयारियों को पुख्ता किया जाए, क्योंकि जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो एक दिन का एक सिस्टम को सेट करने का खर्चा लगभग 20 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना बड़ा फाइनेंशियल एक रिस्क ले रहा है। उसके बाद देखिए तुर्कमेनिस्तान में भी उन्होंने एयर डिफेंस अपना लगा दिया है। उनके डेल्टा फोर्स के जिन्होंने वेनेजुएला में काम किया था, वेनेजुएला वाले वो और उनकी और कुछ स्पेशल कमांडो यूनिट्स भी इस समय ईरान के करीब सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए भेजी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ C-17 है जो देखे गए थे और बाद में वो रडार से गायब हो गए। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली समान जो मिसाइलें हो सकती हैं या मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, वो भी वहां पर लाया जा रहा है। तो एक्चुअली इस समय कोई नहीं जानता है कि कितना क्या मूव हो रहा है, लेकिन वी डेफिनेटली नो कि V2 बॉम्बर्स आ चुके हैं, और जो कतर का अल उदैद बेस है वहां पर ये तैनात किए गए हैं। तो चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जिसको कहते तैयारी इतनी पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये वॉर होता है तो किसी भी तरीके से अमेरिका या इजराइल को मुंह की ना खानी पड़े। देखिए अमेरिका की जो नीति है वो 3 तरह से होती है कि वो एक तो अपना मिलिट्री डिटरेंस रखते हैं, दूसरा वो सैंक्शंस और इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो शुरू कर देते हैं, और डिप्लोमेसी के लिए जैसा मैंने पहले कहा वो बैक चैनल खुला रखते हैं। देखिए अगर किसी सूरत में ये अगर युद्ध होता है तो उसमें 3 संभावनाएं हैं। या तो वो एकदम टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने भले ही उनकी लीडरशिप को खत्म किया था, काफी सारी IRGC के भी बॉसेस कई खत्म हो गए थे, लेकिन
ईरान के जो सेकंड इन कमांड है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा है मैनेज डिटरेंस, यानी कि तनाव बना रहे लेकिन युद्ध ना हो और ईरान को बहुत ज्यादा दबाव में रखा जाए। और तीसरा है कि उसकी इंटरनल जो स्थिति है, जहां पे हमने आर्थिक तनाव देखा है और कुछ अंदर इनके यहाँ दंगाई और प्रदर्शनकारी पैदा हो गए थे, उनको भी मजबूत करना है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि ईरान जो है बाकी मिडिल ईस्ट के देश है उनसे बहुत अलग है। उसके पास एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो कि इजराइल के पास नहीं है, और उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होने की वजह से उसकी सीमाएं जैसे कि 13 देशों के साथ लगती हैं, तो वो बहुत तरीके से प्ले करने में संभावना रखता है। उसकी जो टेरेन है वो बहुत ही ट्रेचरस है। इट इज अ माउंटेनियस फोर्ट्रेस, इट इज नॉट कि जस्ट एक तरीके से पूरा रेगिस्तान है जैसा कि इराक में था और ये टैंक लेके घुस गए थे, वैसा भी नहीं है। देन ईरान इज अ स्टैंडिंग मिलिट्री पावर, वो अपनी मिसाइलें खुद बनाता है। उसकी फाटा मिसाइल हो गई और अबू मेहदी मिसाइल हो गई, कितनी सारी मिसाइलें हैं जो उसकी बहुत जबरदस्त हैं, और डेफिनेटली चाहे उनपे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हो या ना लगा हो, वो फिर भी बहुत विध्वंसकारी हैं। उसके पास अपने ड्रोन्स हैं, ड्रोन सिस्टम्स हैं, उसके पास मिलिशिया पावर है, जो कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में पहले भी हमने 12 दिन के युद्ध में देखा था किस तरीके से उन्होंने इजराइल को पूरी तरीके से दबा लिया था, और इसीलिए उनको फिर सीज फायर पे आना पड़ा था, अदरवाइज वो सीज फायर के लिए कभी नहीं मानते। तो बहुत सारी चीजें हो, देखिए इनकी दुश्मनी जो है ये मिसाइलों की, तेल की, हार्मूज की नहीं है, ये जो इनकी जो बहुत पुरानी दुश्मनी है, ऐतिहासिक दुश्मनी है कि जब 1953 में ऑपरेशन अजैक्स करके ईरान के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसदेक, उनको हटाकर सत्ता पे वापस बिठा दिया गया था, तो तब से अमेरिका के प्रति लोगों में एक भावना है कि हम इन पे विश्वास नहीं कर सकते। फिर 1979 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अमेरिका को ग्रेट सैटन और इजराइल को लिटिल सैटन जो है इन्होंने घोषित कर दिया था और अवैध मान लिया था। उसके बाद 1979 से 1981 में 444 दिन का एक संकट रहा था, जिसमें इनके राजनयिक अमेरिका के 52 राजनयिक इन्होंने बंदी बना लिए थे, और तब से इनकी औपचारिक दुश्मनी है। उसके बाद ईरान इराक का वॉर हो गया। मैम ये तो बहुत सारी चीजें, इस अदावत को तो बरसों हो गए, इस अदावत को तो बरसों हो गए, इस बीच सदियां बीत गई, इस बीच परिस्थितियां बदल गई, इस बीच हालात ये कहा जाए जो दुश्मन थे वो कभी दोस्त बनते हुए नजर आए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बनते हुए नजर आए, बहुत जमीन आसमान का अंतर नजर आया। लेकिन हाँ, ईरान में ये बात अलग है कि पिछले कई बरसों से जो हुक्मरान है उनकी सेम पोजीशनिंग नजर आती है, शायद इस वजह से सत्ता परिवर्तन की बात अब जाकर उठ रही। मोनिका सूद जी, लेकिन इस बीच जो एक हम तस्वीर देखते हैं, कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल दबाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह है कि जिस तरह से अभी विषम परिस्थितियां हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई आज जिस तरह से वहां पे क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, क्रांति दिवस के पहले आते हैं, लोगों को एक मैसेज देते हैं और एकजुटता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और कहते हैं कि भाई विदेशी ताकतों को कंट्रोल करना है तो यूनिटी दिखानी होगी, और जो घर के मसले हैं वो घर में सुलझाए जाएं। लेकिन घर के मसले घर में नहीं सुलझाए गए ना अभी तक। यही वजह है, क्या ये जो गुहार लगाई है अली खामनेई की तरफ से वो काम करेगी क्या? क्योंकि अब तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए, ऐसा है कि आज की दुनिया में जो पावर और सिक्योरिटी है वो सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम इस गुहार की बात करें तो वेस्ट एशिया की जो इंस्टेबिलिटी है उसका सीधा असर हमारे देश पे भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं सोचती हूँ कि इस समय तो जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस चल रही हैं इनके बीच में, तो अगर वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी अगर ये रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। इग्नोर करेंगे तो सिर्फ जो डिले है वही होगा, पर कॉन्फ्लिक्ट का डिले होगा, पर ये अभी नहीं, ये आगे जाके चलता रहेगा। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि जो ये लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं, या तो इन्होंने जो धारणा बनाई हुई है यूएस के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट, उसमें ऐसा है कि देखिए सैंक्शंस अगर वेव ऑफ हो जाएंगे तो थोड़ा सा इनका काम जो है वो फीका पड़ जाएगा। पर अभी देखते हैं आगे क्या बात होती है। पर हमें बात ये भी देखनी पड़ेगी कि मिसाइल्स और प्रॉक्सी वॉर्स को अलग रखकर न्यूक्लियर डील करना जो होगा वो प्रॉब्लम का आधा इलाज है। अगर मिसाइल्स और प्रॉक्सी वॉर को अलग नहीं करते हैं तो ये मसला यही का यहीं खड़ा रहेगा। लेकिन मोनिका जी, एक और बात यहाँ पर हमने देखा था, ईरान की तरफ से भी बयान ये भी आया बीच में, इजराइल को टारगेट करते हुए, वो इजराइल को धमकी दी गई है
कहा यह जा रहा है कि इजराइल को जरूर ध्यान रखना चाहिए और ये स्पष्ट किया है कि जब भी इजराइल मुश्किल में पड़ता है तो वो सीधे भागता है इस सपोर्ट लेने के लिए अमेरिका के पास में। और ये जो पूरी अदावत है वो इजराइल और ईरान के बीच की, और यही वजह है कि अमेरिका बार बार इजराइल को बड़ा अम्ब्रेला देता है। और आज जो एक बड़ी बैठक हो रही है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, ये उसका एक बड़ा जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। अब जैसे कि आज जो मुलाकात इनकी हो रही है आपस में, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है कि आगे होने वाला क्या है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका का तो देखो एकजुट वो है ही है, ठीक है, पर जो अपने बेंजामिन है वो चाहेंगे कि भी ये चीज जो है वो मिसाइल्स और सब चीज के बजाय मतलब सैंक्शंस वेव ऑफ हो, तो वो कह रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यूरेनियम का भी आता है। तो इस हर चीज को नजर रखते हुए अगर हम लोग ये सोचें कि अगर ट्रंप ये सैंक्शंस वेव ऑफ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होगा। पर अगर ये वॉर होती है तो ये एक ट्रिगर हो सकता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले कुछ समय में ये एक तीसरे युद्ध का भी ट्रिगर हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस चीज को संभालना पड़ेगा और इसका सीधा असर हमारे देश पर भी होगा। बिल्कुल, पूरे भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो पाबंदियां, उसमें तो कई कंपनीज भी है। लेकिन शर्देंदु जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि शायद अमेरिका इन सैंक्शंस की बात को शायद मान ले। शर्देंदु जी, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो अच्छा, मैं साहिल जी से यही बात इसी सवाल का जवाब ले देती हूँ। साहिल जी, क्योंकि हमने देखा है कई ऐसी रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि अमेरिका हमला करने से या सीधे वॉर करने से बचता है, उसे चर्चा में रहने का बहुत शौक है। कभी वेनेजुएला के माध्यम से, कभी ग्रीनलैंड के माध्यम से, ईरान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, ऐसे तमाम अलग अलग एक्शंस जरूर देखने को मिले। और वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता, तो हो सकता है कि वो विन विन कंडीशन में आ जाएगा अगर वो शर्तों पर बात करता है ईरान और अमेरिका दोनों के बीच की। नैना, इसके एक आध और पॉइंट्स बड़े मेजर हैं जो कि हमारी मेन स्ट्रीम में डिस्कस जी। एक है, ये पूरा एक्शन यूएसए का इलीगल है। ये इंटरनेशनल पुलिसिंग रोल जो उन्होंने खुद को ले रखी है, उसका ना कोई यूएन सैंक्शन है, ना कोई नाटो का सैंक्शन है। ये एक तरफा एक उन्होंने स्टांस ले रखा है जिसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। रीजन क्या है सर? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर मानने लगे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी एक उनका ये अप्रोच है कि हम ग्लोब में वी आर द बेस्ट, वी आर द मोस्ट पावरफुल। उनको अपने मिड टर्म इलेक्शंस में ये बात प्रूव करनी है कि अमेरिका फिर से एक यूनिपोलर वर्ल्ड का बॉस है। दूसरा, ऑयल कंट्रोल उनके लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उससे उनके बहुत से, आप देखें इस सारी डिस्कशन में आपको पता होगा, इनकी जो टीम है यूएसए की, उसमें ट्रंप के अपने सन इन लॉ हैं एक पार्ट। इतना ब्लेटेंट अप्रोच कि आई कुडंट केयर लेस, उस पे चल रहा है यूएसए। तो ये इलीगल है, पहली बात। लेकिन एक और एंगल जो हमें जानना चाहिए, कई बार इस तरह की स्थिति में आने के बाद फेस सेविंग के लिए, नैना, ये बहुत पॉसिबल है कि आज की मीटिंग के बाद अगले कुछ दिनों में इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे अंडर इंटिमेशन टू ट्रंप कि मुझे अपने ऊपर खतरा दिख रहा है, ईरान की तरफ से मिसाइलें तैयार हो रही हैं, उस पे वॉरहेड्स फिट किए जा रहे हैं और ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली हैं। इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के चांसेस अब इधर बढ़ रहे हैं नैना, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये यूएसए की जानकारी में होंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फेस सेविंग होगा। और अगर आप देखें तो कल मिस्टर रेजा, जो एग्जाइल में है, ईरानियन लीडर जो यूएसए में है, उन्होंने कल अमेरिका से थ्रू मीडिया ये रिक्वेस्ट किया है कि आईआरजीसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उन्होंने ही 14 फरवरी को एक कॉल दे रखी है सेकेंड राउंड ऑफ अपराइजिंग के लिए, जो रिस्ट्रिक्शंस ईरान में लोगों के ऊपर लगी हुई हैं, जो उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं होने दे जा रहे, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, इसके खिलाफ पहली अपराइजिंग तो कंट्रोल हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुसेट के कल के वीडियो में मैंने देखा था। लेकिन 14 फरवरी को रेजा साहब ने फिर से कॉल दी है टू ऑल द इरानियंस टू कम टू द स्ट्रीट्स एंड फाइट अगेंस्ट द प्रेजेंट रेजिम, क्योंकि रेजा को अभी भी ये होप है कि इस पूरी लड़ाई का जो एंड होगा, शायद वो वापस ईरान की सत्ता पा जाएंगे। मेरा पर्सनल व्यू है कि खमैनी, नोइंग हिज इंटेलिजेंस, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी डील करेंगे कि अमेरिका को बोलेंगे ठीक है आई विल स्टेप डाउन, लेकिन उनकी फैमिली का, जैसा कि अभी भी उनका लड़का या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही चला रहे हैं रजीम को, उस बात पे वो शायद एग्री करेंगे। बट ऑल दिस
may see a Israeli attack on Iran in the next few days. नैना, ठीक है सर। मैं अन्य गेस्ट का रुख करूं, लेकिन मोनिका सूद जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है, इस बात को जरा समझाइएगा। पिछले काफी वक्त से जो खामनेई हैं, अली खामनेई, वो खुद बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। कई बड़ी बैठकें जो उन्होंने आज तक कभी मिस नहीं की, 37 सालों में पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी। अब ऐसा कहा जा रहा है उनके उत्तराधिकारी जो हैं उनके अपने हैं, तो जो उस रिजीम की बात है, जो नाराजगी की बात है, क्या वो नाराजगी दूर करने में सक्षम है, या फिर वही मानसिकता जो आयतुल्लाह अली खामनेई की है वही आने वाले वक्त में यहाँ पर नजर आ रही है? मोनिका जी, मोनिका सूद, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है मोनिका जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं हिमांशी जी से यही जवाब लेना चाह रही हूँ। हिमांशी जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार रिजीम चेंज की अगर बात होती है, तख्ता पलट की बात होती है, ईरान कहता है कि ठीक है, तख्ता पलट के लिए हम तैयार हैं अगर कोशिश करते हैं इस रूप में, तो आयतुल्लाह अली खामनेई वैसे ही वो 80+ हो चुके हैं, ये कहा जाए कि अब वो रिजीम बदलने का वक्त आ भी चुका है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में कोई बदलाव नजर आएगा या वही विचारधारा है? नहीं नैना, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। वो अपनी तरफ से स्टेप डाउन नहीं करेंगे, बिकॉज जिस तरह की उनकी पावर है, देखिए वहां पर जो उनका रिस्पेक्ट है, लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं, और वो सिर्फ एक राष्ट्रीय कद के नेता नहीं है, वो उनके धार्मिक नेता भी हैं। और कुछ 24 घंटे पहले उनका एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों से आग्रह किया है कि आप इस समय सब सशक्त बन के खड़े रहिए, क्योंकि ईरान एक सभ्यता है। देखिए, ईरान कोई देश नहीं है लकीरों से खींचा गया, 3000 पुरानी सभ्यता है। अमेरिका उसके सामने सिर्फ 250 साल पुराना है, इजराइल तो 70-75 साल पुराना है। तो देखिए, ये जो एक मानसिकता होती है वो बहुत अलग होती है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, ईरान उस तरीके से नहीं सोचता है। ये डेफिनेटली है कि उन्होंने अपना सेकंड इन कमांड नॉमिनेट करके रखा होगा, क्योंकि जिस तरह के खतरे हैं उनको भी पता है कि उनके ऊपर कभी भी हमला किया जा सकता है। लेकिन जो IRGC के गार्ड्स हैं, वो देखिए, ईरान में 2 तरह की सेनाएं हैं, एक नॉर्मल देश के लिए सेना है और एक IRGC है। अगर एयरफोर्स है तो IRGC के पास अपनी एयरफोर्स है, और ये लोग विभीषण नहीं है। देखिए, वेनेजुएला में क्यों अमेरिका सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि वहां पर उनके पास विभीषण थे, वो उन लोगों को तोड़ने में कामयाब रहे थे। लेकिन IRGC के लोग वैसे नहीं है, क्योंकि देखिए, हर किसी कौम का एक अपना तरीका होता है काम करने का, उनके कुछ ट्रेट्स होते हैं। तो IRGC इज कमिटेड टू आयतुल्लाह खामेनेई, तो इसलिए मुझे इस तरह का नहीं दिख रहा है। और वो बार बार अगर संबोधित कर रहे हैं बाहर आके, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो जानते हैं कि उनको कैसे लीड करना है। देखिए, इस कौम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उनकी खुददारी है। वो लोग मर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि कूटनीति उससे भी बड़ी चीज होती है, और खामेनेई इस चीज को जानते हैं कि वो अपनी जिद के लिए देश में संकट दोबारा से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दमन किया है, जो जिस तरह की महंगाई वहां पे हो रही है, जेंजी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो उन चीजों को भी डेफिनेटली वो ध्यान में रखेंगे। लेकिन अमेरिका के सामने वो सिर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनको 2 जगह जवाब देना है। एक तो देश में अंतर अपनी सत्ता है, उसको काबिज रखना है। दूसरा, अगर वो अमेरिका की शर्तों के सामने झुकते हैं तो मिडिल ईस्ट में उनका दबदबा, ईरान का दबदबा खत्म हो जाएगा। वो इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए बहुत चतुराई से, देखिए, उनका जो कंडीशन है बहुत क्लियर है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर जो सिस्टम है उस पर बात करेंगे, और बदले में आप हमारे सैंक्शंस हटाइए। तो ये तो एक मास्टर स्ट्रोक हो गया ना इन डिप्लोमेसी। वो बाकी चीजों पे तो बात ही नहीं कर रहे, वो स्टेप डाउनिंग पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब जो चीज उन्होंने ऑफर में नहीं दी है, तो उसको लिए मुझे लगता है कि अभी कहना बहुत जल्दी होगा। अभी बहुत अमेरिका का अमेरिका का ये है, इजराइल भी चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन उनकी मर्जी से सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं होगा। बिल्कुल, वो दिन चले गए जब वो पहले करवा पाते थे। अब थिंग्स हैव चेंज्ड। हाँ, क्या अच्छा, DK गुप्ता जी, क्या अभी ये कहा जाए इसी थ्योरी पर ही आपकी भी राय है? क्या बदलाव कुछ नजर आएगा? क्योंकि बार बार रिजीम चेंज और सोच विचारधारा की लड़ाई है अब ये। देखिए यहाँ पे जो मेरी थ्योरी बिल्कुल कह रही है कि ईरान में जितने भी अटैक हुए, चाहे कुर्द का भी जो चीफ मारा गया था, और जितने भी अटैक हुए हैं ईरान में, कहीं न कहीं उनकी खुददारी की वजह से हुए हैं। आपको पता होगा, गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर जो है वहां पे स्पाइंग किया था मोसाद के लिए, और उसकी वजह से जो है वहां पे अब सोचिए कि ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट, पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका जो मुस्लिम देश हैं, ये लड़ क्यों रहे हैं? केवल खुददारी की वजह से लड़ रहे हैं। एक दूसरे का गला काटते हैं, ये धोखा देते हैं।
यही चीज यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, यूएस में ये चीज नहीं है। आज स्टालवर्ट बने हैं दुनिया के बड़े बड़े देश अगर ये बने हैं, हिंदुस्तान इंटैक्ट क्यों है? हालांकि तंदूर में देखा कि छोटे मोटे ऐसे किए, लेकिन ऐसे लोग नहीं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई स्पाइंग कर दें, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी स्ट्रांग सिस्टम है और अमेरिका में और यूरोप में, तो ये मिडिल ईस्ट का पूरा कल्चर यही रहा है कि सभी का रिलीजन मुस्लिम है। नाटो जैसा क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है यहाँ पे? क्योंकि नाटो के लिए बाइंडिंग फैक्टर क्या है? क्रिश्चियनिटी है, नाटो के लिए व्हाइट कलर है, नाटो के लिए एक वेस्टर्न कल्चर को और हेमिस्फेयर को अपना बना के रखना है, ये इन्फोर्स करता है कि उनको बाइंडिंग रहे। लेकिन यही चीज मिडिल ईस्ट में नहीं है। इंडोनेशिया मलेशिया आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन है, कहीं सिंगापुर से, कहीं थाईलैंड से, उनका इकोसिस्टम अलग है। यहाँ पे कबीलाओं की लड़ाई है, यहाँ पे विकास। तो ये ईरान को जो है ये अगर अमेरिका चाहेगा तो ईरान को अच्छी तरह से एंगेज कर देगा। और पिछले 20 साल में बता दूं कि ईरान पर पहली बार उंगली उठाई थी अमेरिका ने 2002 में, जब देखिए वो संगठन का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान, जितने विद्रोही ईरान को उन्होंने काउंसिल बनाई थी। उस समय बोला था कि 2 साइड को छिपा के रखा है हमास ने और इसने, लेकिन तब से अमेरिका आज तक प्रूव नहीं कर पाया है कि उसके पास एनरिचमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान को इंगेज किए हुए है और ये भी एक काइंड ऑफ लड़ाई है। तो इसलिए अमेरिका जो है केवल ये नहीं कि हम धरातल पे फुट पे सोल्जर्स भेजे, लड़ाई लड़े। आज की दुनिया में चाहे छोटा सा छोटा देश है तो कैलिब्रेटेड लड़ाई लड़ना चाहता है 2 या 4 दिन की, और कोई भी देश कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, वो अपनी शर्तों के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन अमेरिका हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। शर्देंदु जी, अब से कुछ देर पहले जब हमने शो की शुरुआत की तो इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो हमने दिखाया था। शर्देंदु जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो जी शर्देंदु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है शर्देंदु जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं ठीक है, मैं जब तक मोनिका बीसूद का रुख कर लेती हूँ। मोनिका जी, जिस तरह से अभी आज एक वीडियो दिखाया गया था चर्चा की शुरुआत में, डोनाल्ड ट्रंप उसमें कह रहे हैं कि अगर डील हुई तो ठीक है, वरना बीच में जो पिछली बार मिडनाइट हैमर हमने किया था और इस बार हमला उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, न्यूक्लियर साइट्स पर ही बड़े धमाके होंगे। तो ऐसा लग रहा है बातचीत के पहले एक तरह से मुलाकात की रस्म अदायगी तो है, लेकिन बंदूक की नोक पर अब बातचीत का मन बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, ये तो उनका हमेशा से ही ऐसी स्थिति रही है कि वो दबाव उनको पता है कि किसके ऊपर कैसे डालना है। पर मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से जो बेंजामिन जी हैं वो झुक जाएंगे, क्योंकि वो इतना इजीली डील नहीं करेंगे उनसे जब तक उनके सैंक्शंस पूरे खत्म नहीं किए जाएंगे या जो वो चाहते हैं वो अपना मनवा ना लें। पर अब एक तरफ ये भी बहुत ज़रूरी है हमें देखना है कि ईरान को अगर हम ये पावर दे देते हैं तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स पर रोक लगाने या ईरान जो हिजबुल्लाह या हमस जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है उस पर भी तो कंट्रोल चाहिए ना, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिर्फ बॉम्ब की बात नहीं कर रहे हैं, मिसाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ईरान की पूरी पावर को कंट्रोल जो होगा वो करना पड़ेगा। पर जो अमेरिका है वो इस समय ये चाहता है, पर जो बेंजामिन जैसे कि अभी मैडम भी बता रही थी कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो सिर्फ एक देश, लकीरों से खिंचा हुआ देश नहीं है। उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, इसलिए ये डील हो सकती है। पर इसका कुछ हम अभी बहुत जल्दी होगा इसका बताना कि ये इस समय आगे क्या रुख लेके जाएगी। पर अगर जो आप बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से जैसे ट्रंप दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक मतलब संकेत है कि ये युद्ध में भी तब्दील हो सकती है। यही जो डर है, यही जो चेतावनी है, वो अब एक हलचल में भी जरूर नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा, शर्देंदु जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हमने देखा है कि एक तरफ किस रूप में यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें मिट्टी से ढका जा रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल ये कहा जाए कि सैटेलाइट के माध्यम से आई हैं। इस्फान न्यूक्लियर साइट, उसकी बाकायदा किलेबंदी की जा रही है, उसे सीमेंट कंक्रीट से ढका जा रहा है, उसके ओर छोर और उसको अजीब तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये इसकी बात को बड़ी तस्दीक करती है कि आने वाले वक्त में इन्हीं साइट्स पर बड़े धमाके हो सकते हैं। दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताती हैं कई इलाकों में कि कतर का अल उदैद हो, जॉर्डन का मुफाफक सॉल्टी हो, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान बेस हो, यहाँ पर फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट विमान और पैट्रियट सिस्टम एक तरह से बढ़ा दिए गए हैं। सहाय जी, तो ये इस बात को क्या संकेत देता है कि ये दोनों तरफ से अपनी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका बार बार इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने की बात कहता है? नैना, करंट टाइम्स में प्रोपेगेंडा पे बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ। आपको तो ये सरप्राइजिंग प्रोपेगेंडा लगेगा। का तरीका है क्या सर?
जी, चिंक्स इन द आर्मर बोलते हैं सेना में। दोनों तरफ इतनी मेजर कमियां हैं। आप देखें कुछ महीने पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं वी हैव ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, और इसके बाद उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट ने कई फोरम्स पे जाके बोला कि हमने खत्म कर दिया है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन ने ऑब्जेक्ट किया कि आपने कैसे कह दिया कि खत्म कर दिया है, प्रूफ दिखाइए। आप सोचें इतनी कन्वेंशनल वेपन में B-2 बॉम्बर्स के द्वारा जो वेपन यूज किए गए थे वो सबसे हैवी वेपन्स माने जाते हैं नॉन न्यूक्लियर कैटेगरी में। उनके द्वारा जमीन के अंदर जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ब्लास्ट कर देने की बात थी, किसी एजेंसी ने, किसी सैटेलाइट ने एक भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं पाया अभी तक। कितने महीने गुजर गए उस बॉम्बार्डमेंट को, मिडनाइट हैमर को, कोई रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज नहीं हुई। और अब ईरान पिछले 2-3 दिनों से वीडियो रिलीज कर रहा है और अमेरिकन सैटेलाइट्स ने अपने फोटोग्राफ्स दिए हैं उनको कि वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी साइट को। अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स दिख रहे हैं जो B-2 द्वारा वहां डाले गए थे। तो अमेरिकन एक्टिविटीज वेनेजुएला में जब उनको कंप्लीट टेक्निकल डोमिनेशन मिल जाता है तो एक आध छोटे मोटे वो स्पेशल एक्शंस कर लेते हैं, बट दे आर नॉट वॉर रेडी, दे आर नॉट वॉर हार्ड। और इसी तरह ईरान में ये जो एक है कि वो बहुत पुरानी सभ्यता है तो वो बहुत यूनाइटेड है, नहीं। रेजा के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं ईरान में। उनके IRGC के नेवल ऑफिस के पास जो अभी 2-4 दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, वहां अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें उनके अंदर भी एक टूट सी दिखाई दे रही है। उनके इतिहास का हिस्सा रहा है एक दूसरे को मारना, अपदस्त करना, और अमेरिका उसी को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है रजा के थ्रू। हमें देखना पड़ेगा इजराइल अगर कुछ वक्त और रुकेगा तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि एक ऐसा मिडिल पाथ जो कि टर्की ने सजेस्ट किया था कि एक साथ सारे सॉल्यूशंस नहीं आएंगे इस क्राइसिस के, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। तो पहले न्यूक्लियर पे कुछ डील कर लें और अमेरिका अपनी तरफ से कुछ रिलैक्सेशंस दे दे, उनकी इकोनॉमी में बेटरमेंट हो, फॉलोड बाय वो प्रॉमिस करें कि हम हमास और उस तरह की अब बाकी संस्थाओं को कोई हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेंगे। मामला ले देकर मिसाइल प्रोग्राम पे अटकेगा, जिसके लिए आज के बाद जब US इजराइल की मीटिंग खत्म हो जाएगी, इजराइल इज नॉट रेडी टू गो ऑन द टॉकिंग टेबल और टू लेट अमेरिका गो टू द टॉकिंग टेबल जब तक कि वो मिसाइल प्रोग्राम पे बात करने को तैयार नहीं होते। नैना, लेकिन सर ये तो वो बात हो गई कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, और क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा भले इजराइल तैयार हो या ना हो? ये तो अपने आप में बड़ी बात है। ईरान को एक्सेप्ट 2000 किलोमीटर प्लस बाकी सारी मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए इनको फ्री। जी, आप कुछ कह रही? नहीं नहीं, आप बात पूरी कीजिए, फिर मोनिका जी शायद कुछ कह रही हैं। जी जी, तो ईरान को किसी भी तौर पे जब ये पता चलेगा कि खमैनी की रजीम को रियल टाइम थ्रेट है, क्योंकि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस इनिशियल सैचुरेशन स्ट्राइक के बाद वहां उतरेंगी या वो अपने प्रॉक्सी एजेंट्स के थ्रू जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से अभी तक अंदर पहुंच के तेहरान में होंगे, उनके थ्रू उनकी जो लीडरशिप है खमैनी को मैनेज करने का या काउंटर करने का कुछ प्लान डेफिनेटली होता है जो हमको आपको नहीं पता चलेगा। इस भय में पॉसिबिलिटीज हैं कि खमैनी हैंडओवर करें अपने नेक्स्ट इन कमांड को और वो कुछ टाइम मांगे कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, अरे अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे बात करने के लिए हमें कुछ और वक्त चाहिए, क्योंकि अभी तक वो इसको अपना सॉवरेन राइट मानते हैं कि हम अपने डिफेंस के लिए मिसाइल प्रोग्राम्स को कैसे डेवलप करेंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है, इसमें USA का कोई रोल नहीं है। जी 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 सर। जी मोनिका जी, मोनिका जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। मोनिका जी, मोनिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। मैं बोल रही थी कि अगर ये डील होती है जी तो उसमें इनको किसी भी हालत में यूरेनियम की एनरिचमेंट कम करनी होगी, बिल्कुल, तभी सैंक्शंस हल्की होंगी, जो कि जिसके लिए लोग रेडी नहीं हो रहे। तो थोड़ी इनकी इकोनॉमी रिलीफ में आएगी और पर उसके साथ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी बहुत बढ़ जाएगी इनके ऊपर। लेकिन मोनिका जी अमेरिका तो इन सारी चीजों से ऊपर आता हुआ नजर आता है, क्या ऐसे कोई इंटरनेशनल मॉनिटरिंग अथॉरिटीज हैं जिन्हें अमेरिका मानता भी है? देखिए, अमेरिका ही है जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इन पे बढ़ाएगा ना। अगर ये डील होती है तो वो अपने जो अपने उनके तरफ के जो सारे पॉइंट्स होंगे वो रखे जाएंगे, तो ईरान को तो दबाया ही जाएगा ना उस नहीं। लेकिन एक तरफ ये भी बात थी कि अमेरिका जो ये एक्शंस ले रहा है, अमेरिका जो घेराबंदी कर रहा है, वो भी तो एक तरह से अनऑथराइज्ड है।
देखिए अनऑथराइज्ड है, पर आप मुझे बताएंगे अगर ईरान के हम मिसाइल्स को और जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको खुली छूट दें तो उसकी पूरे विश्व पे क्या असर पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि उनको तनाव है इजराइल और यूएसए के साथ, तो अगर अभी इनको देखिए, इनको पूरी खुली छूट तो नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग, अब तो एनपीटी का भी हिस्सा नहीं है ईरान, उसमें शामिल भी नहीं होना चाहता। उनमें शामिल होना चाहिए। और जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, अगर उनको देखा जाए तो इनको मतलब कुछ कहीं ना कहीं तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर ये डील फेल हो जाए तो जैसे अब वो वहां बैठे हुए हैं, तो उसमें एनरिचमेंट यूरेनियम की तेजी से बढ़ेगी और इजराइल और यूएस मिलके अटैक कर सकते हैं इनके ऊपर। पर उस हालत में क्या होगा कि मिडिल ईस्ट पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। और देखिए ये जो आज इजराइल और अमेरिका की जो मुलाकात है, यानी कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, ये ऐसे समय में हो रही है जब से कुछ समय पहले अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई, और कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में माना जा रहा है सेकेंड फेज जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हिमांशी सिंह जी, आप इस बात को, परिस्थितियों को, मौजूदा स्थिति को जरूर बताइएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बार बार तो यही कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में, एक वक्त था जो ये कहा जाता था देश कौन सा समृद्ध है, सुपर पावर कौन है, वो उसकी आर्थिक या तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता था, लेकिन मौजूदा स्थिति बदल चुकी है। अब ये कहा जाता है कि सैन्य क्षमता के अनुसार या ये कहा जाए असला बारूद के अनुसार आखिर कौन कितना ताकतवर है, वो दुनिया को एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। तो अगर ईरान खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका को आखिर क्या तकलीफ है? नैना देखिए, सिक्योरिटीज बहुत तरह की होती है। मिलिट्री सिक्योरिटी एक पार्ट ऑफ सिक्योरिटी है, आपकी फूड सिक्योरिटी, आपकी साइबर सिक्योरिटी, आपकी बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं जो एक साथ आपके देश को मजबूत बनाती हैं। देखिए सन 2010 में जो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक साइबर अटैक किया गया था जिसको स्टूडेक्स कहते हैं, और इनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो काफी पीछे चला गया था। तो इस तरह के भी जो अटैक किए जाते हैं वो भी एक सिक्योरिटी जो क्राइसिस है उसमें पार्ट करते हैं। यहां तक कि इवन ईरान की तरफ से अमेरिका के कई सारे डैम्स, यहां तक कि व्हाइट हाउस तक के कंप्यूटर्स में सेंध लगा ली गई थी। उनका एक एवेंजर्स ग्रुप है जो इस तरह की कार्रवाइयां करता रहता है, जिनको बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सजा मुकर्रर की थी। तो सिक्योरिटी बहुत तरीके की होती है। देखिए अमेरिका एक मिलिट्री माइट है, अमेरिका उसके अलावा एक फाइनेंशियल सुपर पावर भी है। अगर आज के समय में देखा जाए तो अमेरिका इज द ओनली फाइनेंशियल सुपर पावर, और इसीलिए वो सबके ऊपर मॉनिटरी सैंक्शंस लगा रहा है, उसने किसी को नहीं छोड़ा है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अलोंग विद मिलिट्री सिक्योरिटी, दे आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। अब ईरान में क्या दिक्कत है कि ईरान फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, जो उसका चाइना के साथ में जो तेल का लेन देन है उसकी वजह से वो फिर भी कुछ हद तक अपनी सत्ता को या अपनी इकोनॉमी को चलाने में कामयाब रहा है, और इसीलिए वो बार बार चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है वो खत्म हो ताकि वो अपनी तरफ से अपनी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा कर पाए। लेकिन जो यहाँ का युद्ध है इसमें देखिए बहुत सारी जटिल चीजें हैं, जिसमें से कि अगर मान लीजिए अमेरिका वहां पर मिसाइल डालता है या अटैक होता है और वहां पर किसी भी तरह का पलायन शुरू होता है, वहां के लोग अगर वहां से भागते हैं तो वो फ्लाइट पकड़ के इजराइल या अमेरिका नहीं जाएंगे, वो आसपास के देशों पर दबाव बनेगा अगर पलायन शुरू होता है। दूसरा, अगर लास्ट एज अ रिसोर्ट हार्मोस में ये बॉम्ब लगाते हैं या माइंस डाल देते हैं तो न सिर्फ पूरे विश्व का जो व्यापार है और तेल का व्यापार है वो बाधित होगा, बल्कि ईरान की खुद के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जितना तेल चाइना को या किसी और को बेच पा रहा है वो नहीं बेच पाएगा। उसके अलावा इस समय की जो स्थिति है अंदर की, जो जेंजी वाली स्थिति अगर हम देखें तो जेंजी को इस समय नौकरियों की जरूरत है, वो पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी एस्पिरेशंस है वो ईरान में रह के पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरह के प्रतिबंध हैं उनके ऊपर, तो डेफिनेटली वो चीजें नहीं कर पाए, तो ईरान को उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये युद्ध अगर होता है तो ऐसा लगता है खासतौर से जो जेंजिया युवा है वो तो हर लिहाज से चारों तरफ से पूरी दुनिया का घिरा हुआ है, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध उसके तमाम जो कनेक्टेड देश हैं उस पर प्रभाव डालता है, यूरोप कंट्रीज पर उसका प्रभाव पड़ता है, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका असर पड़ता है, और जो बड़े देश हैं चाहे बात अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या ऐसे तमाम अलग अलग देश, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज वहां पर दूसरे देशों पर इम्पैक्ट करती है। और ये
कहा जाए एशिया में भी ये बड़ा तनाव है। तो ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट में अगर ये स्थिति कंट्रोल नहीं हुई, ये एक मिसाल बन सकती है। अगर कंट्रोल नहीं हुई तो पूरी दुनिया इसकी जद में बहुत बुरी तरह से आएगी, आर्थिक लिहाज से भी, ये कहा जाए सुरक्षा के लिहाज से भी। इसलिए आज का दिन बैठकों का जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक तरफ ईरान से क्रांति दिवस पर आखिर क्या कहते हैं खामनेई, या फिर वॉशिंगटन से आखिर बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण है मिडिल ईस्ट के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।